स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 2 में मृदा जीवांश पदार्थ। ठीक है बेटा, आज कौन सा चैप्टर है? मृदा जीवांश पदार्थ। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थ क्या होते हैं? मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। मतलब मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति एवं जंतुओं के अवशेषों को ही मृदा जीवांश पदार्थ कहा जाता है। खनिज मृदा में सामान्यतः 0.1 से 5% जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि मृदा जीवांश के स्रोत, यानी कि पहले परिभाषा और उसके बाद इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो इनके प्रमुख स्रोतों में सबसे पहला आता है पादप स्रोत। और पादप स्रोत में 2 प्रकार के हैं, पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेषों से। तो पेड़ पौधे और फसलों के अवशेष, और दूसरा है हरी खाद। ये पादप स्रोत है बेटे जीवांश पदार्थों के। तो देखो, सबसे पहले पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेषों की बात करें तो इनमें पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जड़ें एवं उनके अनेक भाग जो हैं मृदा में मिलने पर जीवांश पदार्थों का निर्माण होता है या जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके बाद हरी खाद है। हरी खाद में जैसे सनई है, ढैंचा, मूंग, इस तरीके की कुछ फसलें हैं जो हरी खाद के रूप में काम आती हैं। तो इनके रूप में हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं, और जुताई करके ये मृदा में मिला दी जाती हैं, जिससे मृदा के जीवांश पदार्थों में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद दूसरा आता है जंतु स्रोत। जंतु स्रोतों में जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, पशुओं का मलमूत्र है, सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये सभी क्या है? जीवांश पदार्थ के स्रोत होते हैं। तो इस तरीके से जीवांश पदार्थों के स्रोत हुए पादप स्रोत, यानी पादपों से जीवांश पदार्थ कैसे मिलते हैं, और जंतुओं से कौन से जंतुओं से कैसे जीवांश पदार्थ, यानी कि जीवांश पदार्थ किस किस में या किस किस से बनते हैं, ये हमने देखा कि पादप स्रोत और जंतु स्रोत में। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि मृदा जीवांश में पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। जो हमारा मृदा जीवांश हमें पादप और जंतु स्रोतों से प्राप्त हुए, उनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो उनके रासायनिक संगठन की बात करते हैं। तो रासायनिक संगठन में मेनली हमें यही बताना है कि रासायनिक संगठन, तो रासायनिक संगठन में जो पदार्थ हैं उनकी परसेंटेज बतानी होती है। तो बेटे सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से भाग आते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है? स्टार्च, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। स्टार्च की परसेंटेज है 1 से 5%, सेलुलोज 10 से 28% तक हो सकता है, मतलब मिनिमम 10% और मैक्सिमम 28% हो सकता है। और हेमी सेलुलोज 20 से 50% हो सकता है। इसके बाद वसा और वसीय अम्ल होते हैं बेटे 1 से 8% में। लिग्निन होता है 10 से 30%, और प्रोटीन होता है 1 से 15%। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो परसेंटेज है उसके आधार पर सारी परसेंटेज मिला करके जीवांश पदार्थ बन जाते हैं। तो ध्यान रहे, जीवांश पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसीय यौगिक, लिग्निन और प्रोटीन, और जिनकी परसेंटेज कितनी कितनी होती है ये हमने देखा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं बेटे कि जो जीवांश पदार्थ हैं इनके वर्गीकरण पर। तो जीवांश पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में पहले हम बात कर रहे हैं, तो इनमें जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, और ये मैग्नीज है, ध्यान रखना, Mg होता है मैग्नीशियम और Mn होता है मैग्नीज। तो मैग्नीज और जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, लोहा, मैग्नीज और जिंक। तो ये सभी तो किस में आते हैं बेटे? अकार्बनिक में। इसके बाद हम कार्बनिक की बात करते हैं। कार्बनिक में 2 टाइप के होते हैं, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। नाइट्रोजन युक्त कौन कौन से हैं? जल विलय और जल विलय, यानी कि जल में विलय होने वाले और जल में
विलय नहीं होने वाले। तो जल में विलय होने वाले कौन कौन से हैं बेटे? देखो, नाइट्रेट, अमोनिकल यौगिक, एमाइड, एमिनोम, ये तो ऐसे हैं जो जल में विलय हो जाते हैं। इसके बाद जल विलय पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, ये हैं जो जल में विलय नहीं होते हैं। तो ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं। अब नाइट्रोजन रहित की बात करें तो इनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, ईथरीय घुलनशील और लिग्निन। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज होते हैं। ईथरीय घुलनशील में मतलब जो ईथर में घुलने वाले हैं वो हैं बेटे वसा और वसीय यौगिक, और अंत में है लिग्निन। तो ये हो गया जीवांश पदार्थों का बेटा वर्गीकरण। अब इसके बाद ये जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कैसे होता है ना? तो विच्छेदन के जो चरण हैं वो हमें पढ़ने बेटे। तो जीवांश पदार्थों के विच्छेदन में हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन एक ऐसी क्रिया है जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवांश पदार्थों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे ही विच्छेदन कहते हैं। कहने का मतलब मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो जीवांश पदार्थ हैं वो सरल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो सरल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो सरल यौगिकों में परिवर्तित किसके द्वारा होते हैं बेटे? जीवांश पदार्थों के द्वारा, जीवांश पदार्थों के द्वारा। तो जीवांश पदार्थों के द्वारा जो सूक्ष्म जीव हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाते हैं? जीवांश पदार्थ बेटे सरल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं विच्छेदन। तो विच्छेदन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ में शीघ्र होती है, यानी कि तेजी से होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। जैसे ये सरल पदार्थ जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का, जीवांश पदार्थों का एक क्रम है बेटे, जिनमें सबसे ज़्यादा विच्छेदित कौन होते हैं? शर्करा, स्टार्च, सरल प्रोटीन, ये शीघ्र विच्छेदित होने वाले हैं। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे इनमें क्या होगा? विच्छेदन की प्रक्रिया धीरे होती चली जाएगी। तो प्रारंभ में तो क्या होता है? शीघ्र होती है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये शीघ्र विच्छेदित हो जाते हैं। उसके बाद क्रूड ऑयल आता है, क्रूड प्रोटीन आता है। तो ये क्रूड प्रोटीन इसकी तुलना में धीरे विच्छेदित होता है। उसके बाद हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन। लिग्निन जो है वो बहुत धीरे धीरे विच्छेदित होता है। तो अब ये हो गए जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता क्या है बेटे? सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवांश पदार्थों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसे कहते हैं विच्छेदन। और विच्छेदन प्रारंभ में जल्दी और बाद में तीव्र गति, प्रारंभ में शीघ्र होता है और बाद में धीरे धीरे होने लग जाता है। तो ये विच्छेदन जो है उसके घटने का क्रम है, सबसे ज़्यादा शीघ्र गति से इनका, फिर नीचे नीचे सबसे धीमी गति से होता है। इसके बाद अब हमने जो ये भाग पढ़े कि इनका विच्छेदन कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो इनका विच्छेदन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सरल शर्कराएं आती हैं पहले। तो सरल शर्कराओं की बात करें तो सरल शर्कराएं जब विच्छेदित होती हैं तो पूर्ण रूप से विच्छेदित होकर के ये जल और CO2 में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। और कुछ भाग ऐसा है जो अपूर्ण रूप से विघटित होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल बनाता है। तो यानी कि जो सरल शर्कराएं, जैसे एक ग्लूकोज होता है C6H12O6, क्या होता है बेटे? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का विच्छेदन होना है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये पहले पूर्ण रूप से CO2 और जल में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि इस ग्लूकोज को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो फिर क्या होगा? इसका अपूर्ण विच्छेदन होगा, पूर्ण रूप से इसका विघटन नहीं होगा, तो बनेगा फिर ऑक्जेलिक अम्ल और जल बनता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल बनते हैं। इसी तरीके से यदि ऑक्सीजन को और कम कर दिया जाए, यानी कि इसके 1.5 अणु लिए जाएं या 3/2 अणु लिए जाएं, तो फिर साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। और साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला C6H8O7 होता है। मैंने कहा कि यदि पूर्ण रूप से इनका विघटन होता है, यानी ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा मिलती है, जब तो क्या बनेंगे? CO2 और जल बन जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी जाए, यानी 4.5 अणु, 4.5 अणु का मतलब 9/2 O2 हो जाएंगे, यानी 9 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल बन जाएगा। और यदि हमने 3/2 O2 लिए, 3/2 O2 का मतलब क्या है? 3 ऑक्सीजन परमाणु,
परमाणु लिए तो क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरीके से सरल शर्कराओं का विच्छेदन हो जाता है। इसके बाद दूसरा आता है बेटे स्टार्च। अब स्टार्च का जो विच्छेदन है वो कैसे होता है, किस किस में होता है, देखिए अवायुजीवी बैक्टीरिया, यानी कि वो वायु की अनुपस्थिति में, जो जिनको वायु की आवश्यकता नहीं है, तो अवायुजीवी बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, H2 और CO2 में बदल देते हैं। मतलब अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन और हाइड्रोजन तथा CO2 में बदल देते हैं। अब इसमें जैसे डायस्टेज एंजाइम है, ये स्टार्च को माल्टोज में विश्लेषित कर देता है, मतलब विच्छेदित कर देता है। जो डायस्टेज एंजाइम है वो स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। और माल्टेज एंजाइम जो है ये इस माल्टोज को, जो माल्टोज हमें प्राप्त हुई है, उसको ग्लूकोज में जल विश्लेषित कर देता है। इसके बाद बेटे आता है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज जो है ये हेमीसेल्यूलेज एंजाइम द्वारा सरल शर्कराओं में जल विश्लेषित हो जाता है, मतलब सरल शर्कराओं में टूट जाता है, जो पुनः जल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहले हेमीसेल्यूलोज एंजाइम द्वारा सरल शर्कराओं में टूटता है और पुनः किस में, जल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आता है बेटे सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा ही जल अपघटित होता है। सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा अपघटित होकर के सेल्यूलोज जो है सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा सेलोबायोस में बना लेता है। तो सेलोबायोस में परिवर्तित हो जाता है, जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज जल और CO2 में परिवर्तित होकर के ऊर्जा प्रदान करता है। तो यानी कि जल और CO2 में इसका जो लास्ट कंपाउंड है वो क्या है बेटे, जल और CO2 बनता है, जिससे इनको ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से ये हो गया बेटे हमारा सेल्यूलोज। इसके बाद में अगला आता है लिग्निन। लिग्निन में क्या होता है, लिग्निन का विच्छेदन बेसिडोमाइसिटीज तथा एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा होता है। ये सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कि बेसिडोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा लिग्निन का विच्छेदन हो जाता है। इसके बाद में आता है बेटे प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड में और अंत में एमिनो अम्ल बनाते हैं। एमिनो अम्ल का सूत्र होता है NH2COOH, ठीक है। तो एमिनो समूह भी है इसमें और अम्ल समूह भी है, तो एमिनो अम्ल कहलाता है। तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया में प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड में और अंत में एमिनो अम्ल बना लेते हैं। एमिनो अम्ल से CO2 और अमोनिया NH3, CO2, अमोनिया, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल व अन्य यौगिक उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, एमिनो अम्ल से क्या बन जाते हैं, CO2, अमोनिया, एल्कोहल, कार्बनिक अम्ल और अन्य प्रकार के यौगिक बन जाते हैं। तो इस तरीके से बेटे ये हो जाता है प्रोटीन का विच्छेदन। तो हमने बात की थी कि जो ये विच्छेदन की क्रिया है, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन किस किस तरीके से होता है, कौन कौन से भाग आए, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर स्टार्च, फिर हेमीसेल्यूलोज, उसके बाद में सेल्यूलोज और फिर लिग्निन और अंत में प्रोटीन। तो ये 6 भागों में हमने इनका विच्छेदन पढ़ा। इसके बाद में आता है बेटे जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। तो जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इसके ये 7 कारक हैं। सबसे पहला कारक आता है पादप पदार्थों की प्रकृति। पादप पदार्थ जो हैं विच्छेदन को प्रभावित करते हैं, कैसे? तो देखो बेटे, पूर्ण परिपक्व पौधे जो होते हैं वो सरल ऊतक वाले पूर्ण परिपक्व वाले पौधों की तुलना में सरल ऊतकों वाले पौधों का विच्छेदन शीघ्र होता है। यानी जो सरल ऊतक वाले उनका विच्छेदन जल्दी होता है, क्योंकि कम उम्र व सरल पौधों में जल विलय नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, और जिनमें जल विलय नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उनका विच्छेदन शीघ्र गति से हो जाता है, जबकि पूर्ण परिपक्व का विच्छेदन आसानी से नहीं होता है। इसके बाद इसी में जबकि परिपक्व पौधों की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज तथा लिग्निन की मात्रा पाई जाती है और इनका विच्छेदन धीमी गति से होता है। ठीक है, तो लिग्निन और हेमीसेलुलोज के कारण पादप पदार्थ पूर्ण परिपक्व पौधे हैं उनका विच्छेदन क्या हो जाता है बेटे, धीमी गति से हो जाता है। इसके बाद मृदा नमी, यानी मृदा नमी की बात करें तो अधिक नमी वाली मृदा जो होती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और विच्छेदन भी कम हो जाता है। तो अधिक नमी वाली जो मृदाएं हैं उनमें विच्छेदन कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसके बाद तीसरा आता है बेटे वायु संचार। वायु संचार का मतलब है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर विच्छेदन की गति तेज हो जाती है।
उचित वायु संचार वाली मृदाओं में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन चिकनी मृदा की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जिन मृदाओं में उचित प्रकार से वायु संचार हो सकता है, आसानी से वायु संचार हो सकता है, उनमें विच्छेदन जो है वो अधिक होता है, जबकि चिकनी मृदाओं में विच्छेदन कम होता है क्योंकि उनमें वायु संचार नहीं होता है। इसके बाद में आता है बेटे मृदा ताप। ताप बढ़ने पर भी विच्छेदन की क्रिया बढ़ जाती है और विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम जो होता है बेटे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर जो विच्छेदन है वो अच्छा होता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन ताप बढ़ने पर ये बढ़ता है, लेकिन 30 से 40 से और ऊपर जाओगे तो विच्छेदन की क्रिया जो है वो उल्टा प्रभावित होने लग जाएगी, यानी कि सही ढंग से विच्छेदन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इससे अधिक होने पर ताप सहने वाले जो बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा ही इनका विच्छेदन हो जाता है। तो ताप सहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो उनका डायरेक्ट विच्छेदन कर देते हैं, ताप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उचित ताप जो है वो क्या है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर विच्छेदन अच्छा होता है। इसके बाद कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर विच्छेदन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है वो संकुचित हो जाता है। मतलब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो इनका अनुपात संकुचित हो जाएगा, और संकुचित होने से विच्छेदन की क्रिया तीव्र गति से होती है। तो संकुचित होने पर विच्छेदन बढ़ता है। कहने का मतलब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने पर विच्छेदन की क्रिया अधिक होती है। इसके बाद आता है मृदा पीएच। तो मृदा में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन उदासीन पीएच पर अच्छा होता है, उदासीन पीएच पर अधिक होता है। अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में विच्छेदन कम होता है, और अम्लीय मृदा में अगर चूना मिला दिया जाए, चूना मिलाने पर विच्छेदन की गति बढ़ जाती है। तो चूना मिलाने पर, चूने का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाए तो विच्छेदन की गति बढ़ जाती है। बाकी उदासीन पीएच पर अधिक होता है, लेकिन अम्लीय मृदा में चूना मिलाने का मतलब है चूना क्षारीय होता है और वो अम्लीय को क्या कर देता है, उदासीन। तो उदासीन में क्या है, विच्छेदन बढ़ जाता है। इसके बाद लास्ट कारक आता है बेटे पोषक तत्व। तो मृदा में पोषक तत्व कैसे मिलाएं, उर्वरकों द्वारा। उर्वरकों द्वारा यदि पोषक तत्व मिलाए जाएं तो विच्छेदन की जो गति है वो तेज हो जाती है। तो ध्यान रहे, उर्वरक मिलाने पर पोषक तत्व बढ़ते हैं, और पोषक तत्व बढ़ने का मतलब विच्छेदन अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो कारक है बेटे मृदा को, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले ये 7 कारक हमने पढ़े। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा बेटा हमारा कार्बन चक्र, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।